नमस्कार। उजाले की और कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हम सब जानते हैं कि जल हमारे जीवन का आधार है। जल है तो कल है और जल नहीं है तो कल नहीं है। यानी कि जल के बिना हमारा जीवन व्यतीत हो ही नहीं सकता, ये सब हम जानते हैं। राजस्थान में गिरते भूजल की समस्या को देखते हुए कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का क्या उद्देश्य है, कितने चरणों में इस अभियान का कार्य किया जाएगा और साथ ही साथ जन सहभागिता की इसमें क्या भूमिका रहेगी, इन तमाम सवालों के बारे में आज हम हमारे कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर विनय भारद्वाज जी। आप भूजल वैज्ञानिक हैं, साथ ही साथ आप राज्य नोडल अधिकारी हैं कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान में। साथ ही साथ हमारे साथ में हैं रमाकांत मिश्रा जी, आप अधीक्षण अभियंता हैं भूजल विभाग से। सर, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। विनय जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जल आजकल की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, ठीक है, और हम बात करें कि कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान की, तो क्या परिकल्पना है इस अभियान की? वंदना जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब द्वारा वर्ष 2019 में कैच द रेन थीम कि व्हेन इट फॉल्स वेयर इट फॉल्स के आधार पे एक जल शक्ति अभियान की शुरुआत की गई जी। तो जल शक्ति मंत्रालय पैन इंडिया स्तर पर जल शक्ति अभियान चला रहा है और हर वर्ष नई नई थीम इस पे रखी गई। अब के वर्ष 2025 के लिए जो थीम रखी गई वो जल संचय, जन भागीदारी, जन जागरूकता की ओर रखी गई है जी। इसी की प्रेरणा से जो 6 सितंबर 2024 को गुजरात के सूरत जिले में माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजन लाल शर्मा साहब द्वारा और माननीय यूनियन मिनिस्टर श्री CR पाटिल साहब द्वारा एक परिकल्पना की गई कि जो प्रवासी राजस्थानी राज्य से बाहर रह रहे हैं, तो राजस्थान राज्य में जैसे कि भी आपने बताया कि जल की गंभीर समस्या है जी। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए सभी लोग मिलजुल कर राजस्थान राज्य में आए और राज्य के अंदर जल संरक्षण और भूजल रिचार्ज से संबंधित कार्य करें। तो वहाँ एक परिकल्पना बनी कर्मभूमि से मातृभूमि। तो मातृभूमि राजस्थान है और जो हमारे प्रवासी राजस्थानी हैं वो लोग राजस्थान से बाहर गए, वहाँ पर व्यापार, उद्योग जगत और अपने रोजगार के लिए उन्होंने कार्य किया। अब वो सब लोग मिलकर यहाँ आकर और राजस्थान राज्य में जल संरक्षण और भूजल रिचार्ज से संबंधित जितनी भी कार्य हो सकते हैं वो कर रहे हैं। तो ये थीम है कर्मभूमि से मातृभूमि। सर, अगर हम बात करें विनय जी कि इस अभियान की शुरुआत कब हुई, तो शुरुआत के बारे में आप? तो राजस्थान राज्य में माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा साहब द्वारा सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में 15 जनवरी 2025 को माननीय श्री CR पाटिल साहब जो हमारे यूनियन मिनिस्टर जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार की गरिमा में उपस्थिति में जयपुर में ये कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान की शुरुआत की गई थी जी। सर, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भूजल संरक्षण के लिए कौन कौन से प्रबंध किए जा रहे हैं? वंदना जी, मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान में केंद्र सरकार और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से अटल भूजल योजना वर्ष 2020 से लागू है जी। ये देश के 7 राज्यों में है, जिसमें राजस्थान भी एक है जी। अटल भूजल योजना अंतर्गत जो गिरता हुआ भूजल स्तर है इसको रोकना मेन इसका ऑब्जेक्टिव है जी। और मेन एम अपन कहें। लेकिन जैसे आपने कहा जन सहभागिता के बिना ये संभव नहीं है। तो इसके अंतर्गत हम लोग गाँव में जाके कैसे पानी का संचय कर सकते हैं, कैसे उसका संरक्षण कर सकते हैं और कैसे बेहतर उपयोग कर सकते हैं, इस बारे में जन जागरूकता पैदा कर रहे हैं जी। अगर हम बात करें कि विभाग द्वारा पुनर्भरण की संरचनाओं पे किस प्रकार कार्य किया जा रहा है, तो आप वो जरा बताएं। अटल भूजल योजना में विशेषकर मैं बात करूं तो विभाग द्वारा जो भी अटल भूजल योजना का क्षेत्र है उसमें जो भी तालाब हैं, पौंड है, जहाँ पे कि पानी भर जाता था और उसमें संरचनाएं नहीं थी पहले, तो जो उसका गांव वाले यूज कर पाते थे, उसके अलावा पानी ज़्यादातर एवोपरेट हो जाता था जी। और प्रभावी रूप से भूजल स्तर में बढ़ोतरी नहीं हो पाती थी। तो विभाग द्वारा वहाँ पे कई कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है और मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष है कि इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं जी। हमने इस अभियान योजना अंतर्गत पूरे राजस्थान में लगभग 500 संरचनाओं का निर्माण किया है और कुछ संरचनाओं के बाद में जो तालाबों में जो संरचनाएं बनी उसके बाद में जो ट्यूबवेल सूख गए थे या कुओं में पानी चला गया था, उन कुओं में पानी भी आ गया है। तो ये जो संरचनाएं बन रही है ये निश्चित रूप से भूजल पुनर्भरण के लिए बहुत ही उपयोगी साबित है जी।
जो कि हमें भी सकारात्मक ऊर्जा दे रही है साथ के साथ, कि जिसके लिए हमने पहल करी वो पहल हमारी पूरी हो रही है। बिल्कुल विनय जी, हम बात करें कि आपने बताया कि परिकल्पना का क्या इसमें वो था कि किस तरह से परिकल्पना ली गई, कब ये शुरू हुआ। अगर हम बात करें कि कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान की उद्देश्य क्या है? मैम, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि राजस्थान राज्य में जो भूजल स्तर गिर रहा है उसको रोकना, लेकिन जन सहभागिता से जी। इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो जन सहभागिता से जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के कार्य करके राज्य में गिरते हुए भूजल स्तर को रोकना, साथ ही साथ जो भूजल की गुणवत्ता है उस पर भी सकारात्मक परिणाम आ सके उसके प्रयास करना और इसको एक जन आंदोलन का रूप देना, ये कर्मभूमि से मातृभूमि जो अभियान है इसका मुख्य उद्देश्य। तो जन सहभागिता की आपने बात करी, तो जनता का किस तरह से इसमें सहयोग रहेगा? मैं वंदना जी, मैं कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार बहुत ही जल संरक्षण से संबंधित कार्य अलग अलग योजनाओं के तहत कर रही है। ये एक यूनिक प्रोग्राम बनाया माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब ने। उसमें ये कहा गया कि आम जन की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ा जाए और ताकि वो इसमें आगे आएँ और आने वाले पीढ़ियों के लिए जल संचय कर सकें। और हमारा जो सोर्स सस्टेनेबिलिटी मुख्य मुद्दा है कि जो भूजल स्तर गिर रहा है, तो उसमें जो अभी देखने में आ रहा है कि जितने भी हमारे हैंडपम्प्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, कुएँ हैं, उनकी जलदाय क्षमता में कमी आ रही है और प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में ये सूख जाते हैं क्योंकि भूजल स्तर लगातार नीचे चला जा रहा है जी। तो इसको रोकना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अभी हमारे पास जो सोर्स है वो केवल है बरसात, क्योंकि वर्ष भर जो बहने वाली नदियाँ हैं वो राजस्थान राज्य में चंबल और माही है, बाकी शेष तो बरसाती नदियाँ हैं। तो ऐसे में हम भूजल पे ही निर्भर रह रहे हैं, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे पेयजल और घरेलू उपयोग हो, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम भूजल संसाधनों पर निर्भर हैं। तो अब हमारा सबका मिलजुल कर दायित्व ये है, सरकार के साथ साथ आम जन का भी, कि ये जो भूजल स्रोत हमारे खत्म हो रहे हैं, भंडार खत्म हो रहे हैं, इनको हम वर्षा जल की प्रत्येक बूंद को सहज के, इनका संचयन करके, इनका संरक्षण करके और तकनीकी रूप से उपयुक्त कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के माध्यम से भूजल रिचार्ज करें ताकि भूजल भंडारों को बढ़ा सकें। ये इसका मुख्य उद्देश्य और जो मेन जन भागीदारी का फोकस है। तो आम जन इसमें कैसे जुड़ेगा कि जितने भी हमारे प्रवासी राजस्थानी हैं वो बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं और अपने अपने गृह जिले में, अन्य जिलों में, ग्राम पंचायत में और अपने गाँवों में ये भूजल रिचार्ज से संबंधित संरचनाओं का निर्माण कर रहे हैं, जल संरक्षण के कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ जो हमारे CSR फंड्स हैं उसके तहत ये कार्य किया जा रहा है। और कोई भामाशाह हैं, वो व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल आइडेंटिटी के रूप में कोई संरचना का निर्माण कराना चाहता है, वो अपने आगे आकर बढ़ के स्वेच्छा से वो कार्य कर रहे हैं। तो सारी पब्लिक मिलजुल के इस प्रकार का प्रयास कर रही है। विनय जी, जैसे अभी आपने जिक्र किया भामाशाहों का, तो भामाशाहों का राज्य में किस प्रकार से क्या भूमिका रहेगी? भामाशाह देखिए भी कि जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी अभी गुजरात में जो मीटिंग की थी जिसमें कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान हुआ की परिकल्पना जहाँ बनी थी, उसके पश्चात लगातार राज्य सरकार के उच्च अधिकारी और राज्य सरकार में माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी बॉम्बे गए। बॉम्बे जाकर वहाँ पर जितने भी प्रवासी राजस्थानी थी उनके साथ मीटिंग करके उनको इसके बारे में बताया गया कि ये योजना है और आप लोग इसमें अधिक से अधिक अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और आगे आकर राजस्थान राज्य जो कि पानी की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ माना जाता है उसमें अपना योगदान दें और उसमें जितनी भी अधिकतम जल संरक्षण संरचनाएं या भूजल से संबंधित रिचार्ज से संबंधित संरचनाओं का निर्माण में अपनी भागीदारी करें। तो इस प्रकार के जो प्रयास किए गए, इससे गुजरात, महाराष्ट्र और आसपास के जितने भी राज्य हैं उनके प्रवासी राजस्थानी यहाँ आ रहे हैं, साथ ही हमारे राज्य के जितने भी उद्योगपति हैं, उद्योग जगत के लोग हैं और इवन धार्मिक संस्थाएं, NGO हैं और कई तरह के जो ट्रस्ट हैं, वो सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और अपना महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान दे रहे हैं। जी वंदना जी, मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि जिस दिन राजस्थान में कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान का प्रारंभ हुआ था, उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय और केंद्रीय मंत्री श्री CR पाटिल साहब के निर्देशन में और मार्गदर्शन में CMR में सभी अप्रवासी भारतीयों का एक सम्मेलन बुलाया गया था और उसमें सभी से आह्वान किया गया था कि राजस्थान राज्य में गिरते हुए भूजल स्तर और जो पानी की समस्याएं हैं इसको अपना योगदान देना चाहिए। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष है कि बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स था उस दिन। जितने लोग आए थे सभी ने कमिटमेंट किया कि हम अपने अपने गृह जिले में कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए काम करेंगे और
जैसे विनय भारद्वाज जी भी बता रहे थे, बहुत ही अच्छी प्रगति मिल रही है इसमें जी। और जनता का इसमें सहयोग भी आप बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं लोग। और जैसे जैसे योजना का प्रचार प्रसार हो रहा है उसके चलते उनको उनकी महत्ता पता बढ़ रही है। और सामाजिक सरोकारों में जितने भी लोग हैं, तो राजस्थान स्पेशली जो प्रवासी राजस्थानी हैं जिनको मारवाड़ी कहते हैं, वो तो शुरू से ही अपने जो सामाजिक सरोकारों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते आए हैं। तो कभी वो मेडिकल एंड हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, वो प्याऊ लगाना, पानी पिलाना, और परंपरागत जो जल स्रोत हैं, तालाब हैं, बावड़ियाँ हैं, उनका पुनरुद्धार करना, इस प्रकार के कार्य करते आ रहे हैं। लेकिन ये एक उनको लगा कि राजस्थान जैसे राज्य में जहाँ भूजल एक मुख्य समस्या है और जल से राज्य त्रस्त रहता है, क्योंकि राजस्थान राज्य का अगर आप देखो तो लगभग जो हमारा भूजल आकलन रिपोर्ट है नवीनतम, उसके अनुसार लगभग 72% भूभाग अति दोहित श्रेणी के अंतर्गत आया है, अर्थात जिसको आप डार्क जोन बोलते हो। तो उससे हम सहज अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में भूजल की काफ़ी कमी है। बिल्कुल। साथ ही जो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव देख रहे हैं, तो पहले चौमासा हुआ करता, 4 महीने का वर्षाकाल होता था, अब आज वो सिमट के 35 से 37 दिन बरसात के दिन होते हैं। साथ ही साथ बरसात के व्यवहार में भी परिवर्तन आपने देखा होगा वंदना जी। व्यवहार में परिवर्तन कैसे कि आज अभी बरसात जयपुर में हुई और जयपुर के दूसरे कोने में बरसात नहीं देखी जाएगी। बरसात आज हुई 70 मिलीमीटर 100 मिलीमीटर आधा घंटे में हो गई, 3 दिन तक फिर कोई बरसात नहीं मिलती। तो इसके जो लो एंड इरेक्टिक रेनफॉल हो रहा है, तो बरसात के व्यवहार में परिवर्तन, बरसात के दिनों में परिवर्तन और तापमान की अधिकता, कि राजस्थान जैसे राज्य में जो अभी गर्मियों में 45 से 52-50 डिग्री तक तापमान चला जाता है। विनय जी, कहीं ना कहीं इसका जो अगर हम कहें कि इस समस्या का जो मुख्य कारक है वो हम स्वयं खुद ही हैं, क्योंकि ये समस्या हमारे थ्रू ही पैदा की गई है और इसका निवारण भी हमको स्वयं को ही निकालना पड़ेगा। और अगर हम, जैसे आपने बताया कि इस समस्या के लिए जन सहयोग, बहुत अच्छा जनता का सहयोग इसमें देखने को मिल रहा है। अगर हम विभाग की बात करें तो डिजिटली टेलीमेट्रिक वाटर उसकी रिकॉर्डर की बात करें तो वो क्या है? मैडम, ये वंदना जी, ये एक बहुत ही नवाचार है जो अटल भूजल योजना के अंतर्गत अपन कर रहे हैं। भूजल स्तर में क्या परिवर्तन आ रहा है, इसके विश्लेषण और अध्ययन के पश्चात ही हम एक कोई नीति निर्धारक या पॉलिसी का निर्माण कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो हमारे मॉनिटरिंग स्टेशंस होते हैं, जिनको हम पीजोमीटर्स कहते हैं, वर्तमान में राज्य में लगभग 8000 के आसपास मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं हमारे, और हम इनको वर्ष में 2 बार, मानसून के पहले और मानसून पश्चात, क्या वाटर टेबल चल रहा है इसका मेजरमेंट करते हैं। लेकिन रोज क्या है, रोज क्या परिवर्तन आ रहा है, इसके लिए हम लोग टेलीमेट्रिक डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर लगा रहे हैं, जिससे हमें प्रतिदिन जो भूजल में परिवर्तन आ रहा है वो हम रियल टाइम डेटा ले सकते हैं। फील्ड में जाए बिना हम हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और उसके परिवर्तन में जो हो रहा है भूजल में, उसके अध्ययन के पश्चात हमें निर्धारण कर सकते हैं कि इस क्षेत्र में हमें और आगे क्या कार्रवाई करनी चाहिए, क्या स्ट्रक्चर्स बनानी चाहिए, किस प्रकार की पॉलिसीज़ होनी चाहिए, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हो। और उससे बड़ी बात कि लोकल पब्लिक को, जन साधारण को ही पता होना चाहिए कि हमारे भूजल में क्या परिवर्तन आ रहा है। अदरवाइज़ लोग इसका जानकारी नहीं रख पाते हैं, और जैसे आपने कहा, ये समस्या हमारे द्वारा ही पैदा की गई है, अंधाधुंध इसका दोहन हो रहा है। और जैसे डॉक्टर साहब विनय भारद्वाज जी ने कहा कि लगभग 75% एरिया डार्क जोन में आ गया है। ये अपने आप में बहुत ही गंभीर समस्या है। राज्य सरकार अपने स्तर पे भरसक प्रयास कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन जब तक जन सहभागिता इसमें नहीं जुड़ेगी, शायद हमें लक्ष्य पाने में दिक्कत आएगी। जी, बहुत सही बताया मिश्रा सर ने। और इसमें मैं वंदना जी ये कहना चाहूँगा कि जो आपने टेलीमेट्रिक डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर्स स्थापित किए हैं, तो उससे रियल टाइम वाटर लेवल डेटा तो आ ही रहा है, साथ साथ जो वहाँ की आम जनता है, ग्रामीण है, जो उस क्षेत्र में निवास करते हैं, उनको सहज अनुमान लगता है कि बरसात से पहले मेरा भूजल स्तर क्या था, बरसात के बाद क्या गया। तो जो भूजल स्तर में परिवर्तन वो देखते हैं, तो हम उनको वहाँ बताते हैं कि साहब 1.5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर एक साल में भूजल स्तर गिर गया। तो जब उनको ये, जहाँ बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, महिलाएं, सब जब ये जानकारी लेती हैं, तो उनको लगता है कि वास्तव में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और अगर ऐसा ही चला तो भूजल समाप्त हो जाएगा। तो ये एक मन में भय व्याप्त होता है, उसके चलते उनके ये सोच आती है कि इसको कैसे अपन बढ़ा सकते हैं, इसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है और हमारा क्या योगदान हो सकता है। तो जो ग्राम पंचायत स्तर और ग्रामीण स्तर से लोग खुद उसमें जुड़ते हैं कि हम किस प्रकार का
प्रयास करें कि जो गिरता हुआ भूजल स्तर है इसको रोका जा सके। साथ ही साथ उनका मैं जो देख रहा हूँ कि उनके जल के प्रति व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो जो जल का मिसयूज़ करते हैं दैनिक जीवन में, जो मितव्ययपूर्ण जल का उपयोग नहीं करते और या कह लें व्यर्थ बहाते हैं, अपने जो दिन प्रतिदिन की प्रक्रिया होती है नहाने से लेकर खाना पीना, कपड़े धोना, बर्तन, जितनी भी चीज़ें हैं, तो वो उनको लगता है कि यार पानी लगातार गिर रहा है तो हमें इसको सहेज के रखना है और भूजल को कैसे भी बढ़ाना है। तो वो एक अच्छी चीज़ है। विनय जी, अक्सर क्या होता है कि जब हमारे साथ में समस्या पैदा होती है उसके बाद हम निवारण ढूंढते हैं, लेकिन जल एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमें पहले से ही ये समस्या ना आए, उसके लिए हमें पहले से ही इसका अपना मतलब समस्या का निवारण अपने पास रखना ही होगा और जल को बचाना ही होगा। ये हमारी ड्यूटी है और जनता को बढ़ चढ़ कर के इस अभियान में सहयोग देना चाहिए, ये भी हम सबकी उत्तरदायित्व बनता है। वंदे गंगा जल संरक्षण की अगर हम बात करें तो जन अभियान में, इस अभियान में भूजल विभाग द्वारा किस प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं? वंदना जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 5 जून से 20 जून तक स्पेशली वर्षा काल से पहले वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान अभी चल रहा है जी। इसके तहत जितने भी कार्यक्रम ऐसे किए जाएं जिनसे जन सहभागिता रहे, जितने भी विभाग जल संरक्षण से जुड़े हुए हैं या जल का उपयोग करने वाले हैं, उनको प्रेरित किया जा रहा है कि वो जाके पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण के कार्य करें। और भामाशाहों द्वारा जो कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान में जो बनाए जा रहे हैं उनका लोकार्पण किया जा रहा है। कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगा कि जन सहभागिता को बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की अभिनव पहल है और वंदे गंगा अभियान अभी चल रहा है और लोगों का बहुत ही इसमें योगदान है, अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। और जैसे अपन पहले बात कर रहे हैं, सरकार तो अपने स्तर पे भरसक प्रयास कर ही रही है, पहले भी करती रही है, खूब सारे योजनाएं भी चल रही है, लेकिन जब तक लोगों को जल की समस्याओं के बारे में खुद महसूस नहीं होगा, शायद हम उस टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान उसी कड़ी में इस पखवाड़ा चल रहा है, ये 5 जून से 20 जून के बीच में। जी विनय जी, जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें किस प्रकार से रिपोर्ट मिलनी चाहिए, उसका पूरा जायज़ा अपने पास रखते हैं। तो अगर इस अभियान के बारे में हम बात करें, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान की, तो इसकी किस प्रकार से प्रगति रिपोर्ट है, किस प्रकार से इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, जिलों में किस प्रकार से इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और साथ ही साथ गाँवों में किस प्रकार से हो रही है, ये हमारे दर्शकों को आप बताएं। ये बहुत अच्छी बात पूछी वंदना जी। इसमें राज्य सरकार ने ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया है जो फुल प्रूफ है और इसको कोई भी कहीं से भी देख सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले बात आई कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का था कि अभी आगामी 2-3 वर्षों में हम 45,000 जल संरक्षण संरचना और भूजल रिचार्ज से संबंधित कार्य राज्य में करेंगे। इसके तहत जो 11,000 लगभग 200 हमारे पास ग्राम पंचायतें हैं, तो उसमें ये लक्ष्य निर्धारण किया गया कि हर ग्राम पंचायत में कम से कम 4 ऐसे स्थलों का चयन किया जाए जहाँ पर कि बरसात का पानी इकट्ठा होता है और व्यर्थ बहकर चला जाता है। तो उसको हम भूजल भंडारों में विभिन्न तकनीकी माध्यम से संरचनाओं का निर्माण करके रिचार्ज करें। साथ ही जो आपने देखा होगा कि जगह जगह पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंप, कुएं और नलकूप जो जलदाय क्षमता कम होने के कारण प्रतिवर्ष सूख जाते हैं और बेकार हो जाते हैं। तो राज्य सरकार जब उसमें पहले व्यय करती है तो वो हमारा व्यर्थ जाता है। तो राज्य सरकार ने सोचा कि ये जो संरचनाएं इसको हम पुनर्भरण के रूप में उपयोग में लें। तो कर्म भूमि से मातृभूमि में वो स्थल चयन किया जा रहा है। तो ये जो स्थल चयन की प्रक्रिया जो हमको 45,000 लगभग पूरे राज्य में स्थल चयन करना है, वो ई पंचायत मोबाइल ऐप के माध्यम से, पंचायती राज विभाग का जो ऐप है उसमें हमारे जो ग्राम विकास अधिकारी वो इसका सिलेक्शन कर रहे हैं। तो साइट्स का ऐसे सिलेक्शन किया जा रहा है। इसके बाद जब कोई भामाशाह या CSR जिसमें भी वो कार्य पूर्ण हो जाता है, तो कार्य पूर्ण होने के पश्चात वापस जो हमारे ग्राम विकास अधिकारी हैं उस स्थान पे जाते हैं और जाने के पश्चात उसको जियो टैग फोटो अपलोड करते हैं। तो वहाँ जाकर कार्य पूर्ण की प्रगति उसमें हो जाती है। तो ई पंचायत पोर्टल पे आप देखेंगे कि कितने कार्य तो हमने चिन्हित किए थे और उसमें से कितने कार्य पूर्ण हो गए। तो उसमें आपको वहाँ पर भामाशाह की डिटेल, मोबाइल नंबर, कितनी राशि व्यय हुई है और क्या कार्य किया गया है और किस प्रकार की कार्य किया गया, तो विवरण आपके सामने आ जाता है, वो पूरा आ जाता है। तो राज्य सरकार ने ऐसा मॉनिटरिंग मैकेनिज्म दर्शा रखा है। चूंकि ये जल शक्ति मंत्रालय के जो कैच द रेन थीम पर है, तो ये जो प्रगति कर्म भूमि से मातृभूमि में जो कार्य किए जा रहे हैं, तो राज्य के अंदर जो कार्य हैं वो पैन इंडिया पे भी रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तो उसके लिए जल संचय जन भागीदारी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है,
जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार का एक पोर्टल है, उसमें राज्य के अंदर जितने भी जल संरक्षण से संबंधित अभियान चलाए जा रहे हैं उन सबका कार्य वहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। तो ये मैकेनिज्म डेवलप किया। साथ ही जिला स्तर पे माननीय जिला कलेक्टर महोदयों को इसका कर्मभूमि से मातृभूमि का जिला नोडल अधिकारी बनाया और उनके साथ में जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उन सबको अतिरिक्त नोडल अधिकारी बनाया। उनके निर्देशन और मार्गदर्शन में ये सारा काम जिलों में संपादित हो रहा है। तो जो भी भामाशाह आता है वो सबसे पहले माननीय जिला कलेक्टर महोदय और सीओ से मिलता है। उसके बाद में हमारे जो नोडल अधिकारी हैं राज्य भूजल विभाग के, वो 41 जिलों में हमने मनोनीत कर दिए। तो वो उन भामाशाहों से पूछते हैं कि आपको किस स्थल पे कैसा कार्य करना है और आप कितना रुपए इस पे सहयोग देना चाहते हैं। उसके आधार पे वो उन्हें जो उपयुक्त तकनीकी रूप से संरचना होती है उनके बारे में अवगत कराते हैं और जियो टैग जो हमारी पहले से लोकेशंस हैं वहाँ पर कार्य चल रहा है और जैसे जैसे कार्य पूर्ण होता है उसको हम कर देते हैं। तो इसमें भूजल विभाग के साथ साथ पंचायती राज विभाग, वाटरशेड और सोइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट और आपका WRD, PHD, तो जितने भी राज्य के जल केंद्रित विभाग हैं वो सब मिलजुल कर एक साथ इसके अंदर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जी, मतलब बहुत अच्छी तरीके से अभियान की मॉनिटरिंग की जा रही है, उसका एक एक कार्य का पूरा विवरण है। और सर जैसे रमाकांत जी हम बात करें कि गांवों में तो खुलापन होता है तो वर्षा का जल बहुत अच्छी तरह से संचयन हो जाता है, कुएं भी होते हैं तो वर्षा जल बहुत अच्छे से आप उसको वाटर को सेव कर सकते हैं। अगर शहरों के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए कि वर्षा के जल को किस प्रकार से बचाया जाए तो वो क्या व्यवस्था है? वंदना जी, आपने बहुत ही समीचीन जो कहूँ मैं क्वेश्चन पुटअप किया है कि शहरों में ये स्थिति हो गई है कि कंक्रीट जंगल बन गया है। जो भी वर्षा हो रही है वो वर्षा जल सारा नालों में बहकर चला जाता है, वो व्यर्थ चला जाता है, हम उसका संचय नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। अब जो पानी बह के जा रहा है उसको तो हम कर नहीं पा रहे, लेकिन जो घरों में हमारे पानी आ रहा है, छत पे जो पानी आया है, उसके लिए स्ट्रक्चर्स बनाई जावे। उसके लिए विभिन्न विभागों में जैसे PHD की बात करें तो कनेक्शन देने से पहले ये नियम बनाया गया है कि वो जो कनेक्शन लेने वाला उपभोक्ता है वो अपने मकान में या अपने प्लॉट में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूर बनावे। इसी प्रकार अपन LSG की बात करें तो उन्होंने 250 वर्ग मीटर से ऊपर जितने भी प्लॉट्स हैं उनमें एसेंशियल किया है। इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वहाँ तो मैंडेटरी है कि आप तभी पानी निकाल पाओगे जब आप अपने उस प्रोजेक्ट एरिया में जो भी पानी है उसका संचय करोगे। अब वो संचय का कोई भी तरीका हो सकता है जी। आप रूफटॉप बना लो, एक टांका बना लो, उसके पानी को अपन यूज करें। और ये आज ही नहीं, राजस्थान में अपन देखें तो ये परंपरा बरसों से चली आ रही है। स्पेशली वेस्टर्न राजस्थान चले जावें, चूरू है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, वहाँ तो लोग टांकों से ही पानी पी रहे थे। तो शहरों में राज्य सरकार के द्वारा लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, इंडस्ट्रीज़ को कहा जा रहा है, और गाँव में पॉन्ड्स है, एनीकट है और जो वाटरशेड डिपार्टमेंट्स है उनकी जो विभिन्न संरचनाएं हैं उनके द्वारा वर्षा जल को संचय किया जा रहा है। जी, जहाँ पानी नहीं है तो वहाँ की जनता ही बता सकती है कि पानी की समस्या क्या होती है। जैसे आपने बताया कि शहरों में ये व्यवस्था रहेगी रूफ टॉप पे पानी बचाने की। अगर हम बात करें खर्चे की तो इसमें कितना खर्चा आता है? खर्चा मैडम बहुत ही नॉमिनल है। यदि अपन उस पानी का जो संचय कर लेंगे और यदि अपन उसको टैंकर के माध्यम से परचेज करते, उसके कंपैरिजन में देखें तो कुछ भी खर्चा नहीं है। और मैं आपको एक और बताना चाह रहा हूँ, हमारे भूजल विभाग जो जहाँ जालान डूंगरी में ऑफिस है, हमने लगभग 1998 में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाया था, जिसकी उस समय लागत लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए थी। पिछले 25 साल से वो कभी भी ओवरफ्लो नहीं हुआ है। सारा का सारा कैंपस में जो पानी आ रहा है उसको हम संचय कर रहे हैं। तो लागत को देखो और उसका प्रतिफल देखो, जो रिटर्न देखें, ROI जिसे अपन कहते हैं, रिटर्न जो इन्वेस्टमेंट पे है कुछ पैसों में रह गया है, कुछ भी नहीं है ये तो। और ये तो अब घरों में पानी आ गया है तो हम हमारी उस ट्रेडिशनल मैकेनिज़्म को भूलते जा रहे हैं। पर यदि पुराने लोगों से पूछें तो जो लोग कहते थे कि घी ले लो, पानी नहीं है हमारे पास में। यदि कहीं जाते थे गांव में तो कहते थे कि घी हम देने को तैयार हैं, लेकिन पानी हम नहीं दे पाएंगे। और सामूहिक टांके हैं, सामुदायिक टांके बना रखे हैं, इंडिविजुअल घरों में टांके हैं। और मैं
मेरा एक अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ। लगभग 2008 में मेरी बाड़मेर पोस्टिंग थी। उस समय वहाँ पे कैनाल वाटर नहीं था, तो जिस मकान में मैं किराए पे रहता था और वहाँ पे जो लैंड लेडी थी वो ताला लगा के रखती थी टांके पे, और उस टांके पे किसी की भी एंट्री नहीं थी। मुझे भी केवल मेरे घरेलू काम के लिए 2 बाल्टी 3 बाल्टी पानी मिलता था, और ऐसा नहीं था, सारे काम होते थे, बहुत अच्छे से होते थे। अब इसीलिए जो बार बार अपन कह रहे हैं जन सहभागिता चाहिए, लोगों में व्यवहार परिवर्तन चाहिए, वो आवश्यक है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा इरेटिक रेनफॉल हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ये भी कुछ कारण है कि अब हमें इस बारे में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। विनय जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, रमाकांत जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी से अवगत कराया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, जल को बचाना किसी व्यक्ति विशेष की ही ड्यूटी नहीं है, ये हम सब का योगदान है कि हम पानी को जितना बचाएंगे उतना ही वो हमारे लिए काम आएगा, और कि हम जानते हैं कि आज अगर हम जल बचाएंगे तो कल हमारे काम आएगा। तो इस अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान का हिस्सा बनिए, और इस अभियान को आगे बढ़ा करके जल संचयन कीजिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी और हमारे लिए पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था हो सके। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ में। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।